जरा सोचिए, सुबह का मतलब पीक आवर है, सड़कें गाड़ियों से एकदम भरी हुई हैं, पर आप हैं एक चमचमाती सी ट्रेन में, और वो ट्रेन एक बड़ी नदी के नीचे से निकल रही है तेजी से। हाँ, सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये आज के कोलकाता की हकीकत है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा वहां शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आम मेट्रो लाइन नहीं है जी, ये तो इंजीनियरिंग का एक, आप कह सकते हैं, अद्भुत नमूना है। शहरी परिवहन में एक बहुत बड़ा कदम। और हाँ, ये कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा भी है जी। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुछ तकनीकी लेख भी हैं, समाचार विश्लेषण भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की गहराई में उतरें, समझें कि इंजीनियरिंग का चमत्कार बना कैसे, इसकी क्या खासियतें हैं, और मतलब कोलकाता और पूरे भारत के शहरी परिवहन के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोलकाता को एक तेज परिवहन साधन देने भर की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में आप कह सकते हैं भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अच्छा। कोलकाता जैसा शहर है ना, अपनी ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन साथ ही घनी आबादी, ट्रैफिक जैम की समस्या। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक तो वहाँ की बड़ी पहचान है एक तरह से। उसी के लिए ये एक मतलब क्रांतिकारी समाधान जैसा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना किया गया, कैसे एकदम लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ, और सबसे जरूरी बात, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। ये सिर्फ दूरियां कम नहीं कर रही है, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों को, वहां की संस्कृतियों और समुदायों को भी एक नए तरीके से जोड़ रही है। और इस नई शुरुआत का एक औपचारिक पल भी था, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया था। जी हाँ। और फिर 15 मार्च 2024 से ये आम यात्रियों के लिए खुल गई। ये तारीखें तो अब मतलब कोलकाता के इतिहास में दर्ज हो गई हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोलकाता के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक मील का पत्थर है। ये भारत की पहली अंडर वाटर परिवहन सुरंग है। पहली? जी, पहली। कोलकाता की जीवन रेखा कहने वाली हुगली नदी जिसके नीचे से गुजरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये तो है। दुनिया के कुछ ही शहरों में ऐसी अंडर वाटर मेट्रो है, और अब कोलकाता भी उनमें शामिल हो गया है। ये दिखाता है कि भारतीय इंजीनियर्स अब वैश्विक स्तर की जटिल परियोजनाओं को साकार करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हुगली के नीचे से गुजरना, ये सुनने में ही कितना रोमांचक है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा मतलब हैरान करती है, वो है इसकी रफ्तार। अच्छा? स्रोत बताते हैं कि मेट्रो नदी के नीचे का वो जो 530 मीटर का हिस्सा है, उसे सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेती है। 45 सेकंड? हाँ, जरा सोचिए, पौने मिनट से भी कम नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ये तो किसी जादू जैसा है। हाँ, ये गति वाकई कमाल की है, और ये इंजीनियरिंग और प्लानिंग का बेहतरीन तालमेल दिखाती है। लेकिन इस जादू के पीछे, जैसा आपने कहा, ठोस विज्ञान है, उन्नत तकनीक है। सबसे पहले तो वो सुरंग बनाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, वो भी नदी के तल के नीचे। फिर बात आती है उन ट्रेनों की जो इस सुरंग में चल रही हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इन मेट्रो कोचों को बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ है। स्टेनलेस स्टील? अच्छा। हाँ, और खास तौर पर एक खास ग्रेड है, SS301 LN ग्रेड का स्टील। इसकी सप्लाई जिंदल स्टेनलेस ने की है। SS301 LN ग्रेड? हाँ। ये मतलब आम स्टील से कैसे अलग है? और पानी के नीचे के इस माहौल के लिए यही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें जंग नहीं लगता? अच्छा सवाल है। देखिए, जंग न लगना यानी करोजन रेजिस्टेंस, वो तो जरूरी है ही, खासकर हुगली जैसी नदी जहां पानी में थोड़ी खाराश भी हो सकती है। हाँ। नाइट्रोजन मिलाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन। जी, इससे स्टील की मजबूती मतलब स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, और वो भी बिना वजन बढ़ाए। साथ ही ये ज्यादा लचीला यानी डक्टाइल भी होता है। तो जब आप मेट्रो कोच बना रहे हैं, तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो मजबूत हो ताकि यात्रियों की सुरक्षा पक्की हो, हल्की हो ताकि एनर्जी कम लगे, और जिसे आसानी से मनचाहा आकार दिया जा सके। सही बात है। और पानी के नीचे के माहौल में जहां दबाव और नमी दोनों ज्यादा होते हैं, इस ग्रेड की एक और खासियत है बेहतर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग रेजिस्टेंस, मतलब SSC रेजिस्टेंस। ये क्या होता है
SSC रेजिस्टेंस? ये असल में मतलब ये सिर्फ जंग ही नहीं रोकता, बल्कि दबाव और माहौल की वजह से स्टील में जो बहुत बारीक दरारें आ सकती है ना, उनसे भी बेहतर सुरक्षा देता है। ओह अच्छा, तो ये ज्यादा टिकाऊ बनाता है उसको। सिर्फ दिखने में अच्छा या जंग ना लगने से कहीं बढ़कर। समझ गया। यानी सुरक्षा, टिकाऊपन और कार्यक्षमता, तीनों चीजों का ध्यान रखा गया। और इस प्रोजेक्ट ने एक और रिकॉर्ड भी तो बनाया है ना, भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो इसी लाइन पर है, वो जमीन की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे है। 30 मीटर यानी करीब 100 फीट। जी हाँ, करीब 100 फीट। ये भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। अब सोचिए, इतनी गहराई में स्टेशन बनाना, खासकर नदी के इतने करीब, कितना मुश्किल रहा होगा। मिट्टी की हालत, पानी का रिसाव रोकना, हवा का इंतजाम करना, बाप रे। ये सब इंजीनियरिंग की बारीकियों का सबूत है। और हाँ, जिस हुगली नदी की हम बात कर रहे हैं, ये गंगा की एक वितरिका है, पश्चिम बंगाल के जीवन और संस्कृति का एक अहम हिस्सा। करीब 260 किलोमीटर लंबी नदी कोलकाता और हावड़ा को अलग करती है, और अब ये मेट्रो उन्हें जोड़ रही है। तो इंजीनियरिंग की इन चुनौतियों और समाधानों को समझने के बाद अब जरा इसके रूट पर आते हैं और ये शहर को कैसे जोड़ता है, इस पर बात करते हैं। आपने बताया था कि ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है जी, और जो सेक्शन अभी चालू हुआ है वो कलकत्ता के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी एस्प्लेनाड को नदी के दूसरी तरफ बसे हावड़ा मैदान से जोड़ता है। सही कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जब पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो ये हावड़ा मैदान को सीधा जोड़ेगा पूर्व में स्थित साल्ट लेक सेक्टर वी से। साल्ट लेक सेक्टर वी, ये तो IT हब है ना? बिल्कुल। साल्ट लेक सेक्टर वी सिर्फ कोई रिहायशी इलाका नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा IT और व्यावसायिक केंद्र है। हजारों लोग रोज नौकरी के लिए वहां जाते हैं। तो ये मेट्रो लाइन असल में शहर के पश्चिमी हिस्से, जहां लोग रहते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उसको सीधे जोड़ रही है शहर के पूर्वी ज्ञान और टेक्नोलॉजी हब से। ये एक तरह की आर्थिक धमनी बन जाएगी। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ नदी पार करने का एक तेज तरीका नहीं है, बल्कि ये शहर के दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी हिस्सों के बीच की दूरी और सबसे बढ़कर समय को बहुत ज्यादा कम कर रहा है। हाँ, नाटकीय रूप से कम कर रहा है। कोलकाता जैसे शहर में जहां सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव हम सब जानते हैं कितना ज्यादा है, ये तो रोजाना सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए उस छात्र की जो हावड़ा में रहता है और साल्ट लेक के किसी कॉलेज में पढ़ता है, या उस IT प्रोफेशनल की जिसका ऑफिस सेक्टर वी में है लेकिन घर नदी के इस पार है। पहले उन्हें शायद कई घंटे लगते होंगे सफर में, बसें बदलनी पड़ती होंगी, पुल पर जाम में फंसना पड़ता होगा। हाँ, वो हावड़ा ब्रिज का जाम तो मशहूर है। वही, अब शायद वही सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो सकता है, वो भी आरामदायक तरीके से, मौसम की मार से बचकर। स्रोत यही बताते हैं कि इससे न केवल यात्रा का समय घट रहा है, बल्कि यात्रा ज्यादा भरोसेमंद भी हो गई है। अब लोगों को ये चिंता कम होगी कि भाई ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, भरोसेमंद होना। जी, ये लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सीधा असर डालता है। उन्हें अपने परिवार के साथ या अपने शौक के लिए ज्यादा समय मिलता है। ये वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, और जो लोग इस सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ जरूरी जानकारी, इसके चलने का समय क्या है और ट्रेनें कितनी कितनी देर में आती हैं? हाँ, यात्रियों के लिए ये जानना जरूरी है। जो जानकारी अभी उपलब्ध है उसके हिसाब से मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे शुरू होती है और रात 9:45 बजे यानी 9:45 PM तक चलती है। सुबह 7 से रात 9:45, ठीक है। अंतर और भी कम हो तो ये काफी सुविधाजनक है। हर 12-15 मिनट में ट्रेन। हाँ, ये तो काफी अच्छा है, खासकर इतने व्यस्त रूट पर। अब जरा इस परियोजना के स्केल पर वापस आते हैं। आपने इंजीनियरिंग की मुश्किलों का जिक्र किया, जाहिर है इसमें लागत भी बहुत आई होगी। क्या हमारे स्रोतों में इस पर कोई अंदाजा दिया गया है? हाँ, जो खंड अभी खुला है यानी एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान तक का, जो करीब 4.8 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, इसकी अनुमानित लागत लगभग 4,965 करोड़ रुपए बताई गई है। 4,965 करोड़, करीब 5,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये रकम अपने आप में इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार और इसमें जो उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता लगी है उसे दर्शाती है। ये समझना जरूरी है कि इस लागत में सिर्फ सुरंग बनाना या ट्रैक बिछाना ही शामिल नहीं है।
इसमें सिग्नलिंग सिस्टम है, सुरक्षा के इंतजाम है, स्टेशनों का निर्माण है, कोचों की खरीद है, जमीन अधिग्रहण, ऐसी कई चीजें शामिल होती हैं। हाँ, ये सब मिलाकर तो खर्च बढ़ ही जाता है। बिल्कुल। जब आप इस लागत को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि ये कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। करीब 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस छोटे से हिस्से के लिए। ये वाकई दिखाता है कि शहरी बुनियादी ढांचे में किस स्तर का निवेश हो रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भारी भरकम निवेश और इस इंजीनियरिंग के कमाल का आखिर मतलब क्या है कोलकाता के लिए और शायद पूरे देश के लिए। इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? फौरी फायदे तो साफ हैं, ट्रैफिक जाम से थोड़ी राहत, सफर का समय कम होना। हाँ, वो तो है ही। लेकिन क्या ये इससे आगे भी जाता है? निश्चित रूप से इसके प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं। पहला, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक वैश्विक प्रदर्शन है। हाँ, ये बात तो है। इसने साबित किया है कि भारतीय इंजीनियर और कंपनियां अब दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकती हैं। ये मेक इन इंडिया की भावना को भी बल देता है, क्योंकि इसमें जिंदल स्टेनलेस जैसी भारतीय कंपनियों का अहम योगदान रहा है। अच्छा। दूसरा, ये भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, एक मॉडल का काम कर सकता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सभी शहर बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, हर बड़े शहर का यही हाल है। तो कोलकाता की ये सफलता उन्हें भी पानी के नीचे या दूसरे मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में मेट्रो जैसे स्थायी परिवहन समाधानों पर सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। और आर्थिक मोर्चे पर क्या ये सिर्फ यात्रियों का समय बचा रहा है या अर्थव्यवस्था पर भी इसका कोई असर पड़ रहा है या पड़ने की उम्मीद है? देखिए, बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। ये एक स्थापित तथ्य है। कैसे? जब लोग और सामान ज्यादा तेजी से और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं तो व्यापार बढ़ता है। कंपनियां उन जगहों पर निवेश करने में ज्यादा रुचि दिखाती हैं जहां कर्मचारियों के लिए आना जाना आसान हो। हाँ, लॉजिस्टिक्स आसान हो जाता है। बिल्कुल। इस मेट्रो लाइन के कारण हावड़ा और कलकत्ता के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। सॉल्ट लेक सेक्टर वी जैसे व्यापारिक केंद्रों तक आसान पहुंच होने से वहां रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं या मौजूदा व्यवसायों को विस्तार मिल सकता है। इसके अलावा स्टेशनों के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट के दाम बढ़ना, नई दुकानें या ऑफिस खुलना, ये भी संभव है। ये सब मिलकर शहर की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। और पर्यटन? हाँ, बिल्कुल। एक आधुनिक कुशल परिवहन प्रणाली किसी भी शहर की वैश्विक छवि को बेहतर बनाती है। इससे पर्यटन और बाहरी निवेश दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये शहर के विकास का इंजन बन सकता है। ये तो बहुत ही व्यापक प्रभाव हैं। मतलब ये मेट्रो लाइन सिर्फ ए से बी तक जाने का एक साधन भर नहीं है, बल्कि ये शहर के सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि शायद मनोवैज्ञानिक ताने बाने को भी बदल रही है। बिल्कुल। आप सोचिए, जब लोगों का सफर आसान होता है, कम तनावपूर्ण होता है, तो उसका असर उनके काम और निजी जीवन दोनों पर अच्छा पड़ता है। हाँ, मूड ठीक रहता है। हाँ, समय की बचत उन्हें अपने स्वास्थ्य, परिवार या शौक के लिए ज्यादा वक्त देती है। प्रदूषण में कमी होगी क्योंकि लोग निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक बड़ा फायदा है। तो शहर का पर्यावरण सुधरेगा और शहर के अलग अलग हिस्सों का इस तरह जुड़ना आपसी समझ और सामाजिक मेलजोल को भी बढ़ावा दे सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर जीवन की पूरी गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो कोलकाता की ये अंडर वाटर मेट्रो कई मायनों में बहुत खास है। पहली बात, ये भारत की पहली ऐसी मेट्रो है जो हुगली नदी के नीचे से गुजर रही है। जी हाँ। दूसरी बात, ये इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है जिसमें SS301 LN जैसे उन्नत स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ है और जिसमें भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा स्टेशन भी शामिल है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये कोलकाता के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रही है। तेज, भरोसेमंद और आरामदायक सफर, बेहतर कनेक्टिविटी और शहर के उस कुख्यात ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक राहत। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया और मैं बस यही जोड़ना चाहूंगी कि ये परियोजना सिर्फ आज की चुनौतियों का समाधान नहीं है, बल्कि ये भविष्य की ओर एक इशारा भी है। ये दिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति हो, सही योजना हो और तकनीकी कौशल हो तो बड़ी से बड़ी शहरी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये असल में प्रगति, नवाचार और मानवीय इंजेन्युइटी का प्रतीक है। वाकई ये भविष्य की एक उम्मीद जगाती है
और इसी उम्मीद के साथ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो हमारे स्रोतों से ही निकला है, भले ही उनमें सीधे तौर पे इसका जिक्र ना हो। पूछिए। इस अंडर वाटर मेट्रो जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता को देखते हुए क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि भारत अपनी इसी इंजीनियरिंग प्रतिभा और इसी तरह के साहसी नजरिए से अपनी और कौन सी बड़ी शहरी समस्याओं का हल ढूंढ सकता है, जैसे पीने के पानी की कमी हो, या बढ़ते कचरे का प्रबंधन हो, या फिर स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत हो? बहुत जरूरी सवाल है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।